नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको साइंस ठीक है विज्ञान का मैं आपको क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं ठीक है। और जो भी रहेंगे पूरे सिलेक्टेड हैं। जो आपका पेपर होने वाला है दिसंबर में, रुक जाना नहीं पार्ट 2 का, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ठीक है। और इसमें आपको बता दे रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइन बता रहा हूँ मैं आपको। और रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज जो 40+ क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे रिपीटेड हैं और बार बार एग्जाम में ये पूछे हुए हैं ठीक है। और आंसर के साथ मैं आपको बताऊंगा ठीक है। अब इसमें याद रखना आपको जो पहला क्वेश्चन है, याद रखना क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है ठीक है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये इसके ऑप्शन है। पहला है समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा अवतल, अगला है कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बेटा आपका अवतल। याद रखना क्या आएगा, इसका आंसर अवतल आएगा। इसके बाद ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ठीक है। और इंग्लिश में याद रखना आप जैसे इसको अगर इसमें राइटिंग में अगर दिक्कत आती है आप तो सीधा आपको हिंदी लिख देना और गूगल से आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, ये तरीका भी है आपके लिए ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। याद रखना आपको एक रिलेशन बताना है। रिलेशन किस किस के बीच में बताना है आपको फोकल लेंथ याद रखना है और आपको त्रिज्या ठीक है। आप इन दोनों के बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या आपके पास क्या इनमें रिलेशन होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा एक फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। क्या होता है, F बराबर R/2 ठीक है। याद रखना आपको F बराबर क्या होता है, R/2 ठीक है। डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, F = R/2 होता है ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। इसने क्वेश्चन में जो पूछा है जो प्रकाश का अपवर्तन, याद रखना अपवर्तन पता है जो टकराने के बाद क्या होता है, कोई भी प्रकाश की लाइट जो होती है किरण किसी भी सतह से टकराने के बाद वो क्या होती है अपने मार्ग से क्या होती है विचलित हो जाती है, वो रिटर्न नहीं आती। तो वो कौन सी राशि के कारण हो रही है, तो इसमें अपन ने पूछा है तो इसमें आपको राशि बताइए क्या आएगी, आवृत्ति। याद रखना किसके कारण होगी, वो आवृत्ति के कारण होगी। ये क्वेश्चन पूरा आपका इंग्लिश में और इसका ये आंसर इंग्लिश में ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अगर मान लो कि आपको 1 मीटर, याद रखना 1 मीटर आपके पास क्या है फोकस दूरी मतलब ठीक है ये लिया और लेंस कौन सा बोल रहा है, उत्तल लेंस बोल रहा है। तो इसमें क्षमता पूछा, क्षमता मतलब होता है पावर कि मतलब इसमें कितनी शक्ति होगी या इसमें कितना पावर हो। कौन से लेंस में बोल रहा है, आपका कॉन्वेक्स लेंस में। याद रखना कौन से बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में। तो इसका आंसर आएगा 1D। डी मतलब होता है डाईऑप्टर। याद रखना क्या होता है, डाईऑप्टर होता है डी ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, अगर जैसे मान लो कि अगर इसको आपको सॉल्व भी करना है तो आपको मान लो 1 मीटर की जगह और कुछ भी दे दे तो किस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको याद रखना आपको सॉल्व करके भी बता रहा हूँ। तो 1 कैसे आया याद रखना ठीक है। ये आपका जो 1 लिखा है वो किस प्रकार से आया है, तो देखो आपको याद रखना है फोकस दूरी ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है आपकी F, फोकस दूरी क्या होता है F। तो F की वैल्यू कितनी दे दी, 1 दे दी, आपको याद रखना है। अब याद रखना क्षमता मतलब क्या होता है, पावर। क्षमता पावर को किससे दर्शाते हैं, P से। तो इन्होंने बोला है कि P निकालो। फोकस दूरी कितनी है आपके पास 1, पावर मतलब P कितना आपको क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है याद रखना क्या होता है कि पावर बराबर होता है 1/f। याद रखना पावर बराबर 1/f मतलब फोकस दूरी। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको बस मात्र f की वैल्यू पुट करना है ठीक है। तो क्या हो जाएगा P बराबर 1/f का मान कितना देखो दिया हुआ है, f का मान गिवन है 1, तो f की जगह पे कितना रख दोगे आप, 1 रख दोगे। तो भाई देखो 1 का भाग अपन 1 में करेंगे, 1 का डिवाइड 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए याद रखना आपका आंसर कितना आया है, 1D ठीक है। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 4D। डी मतलब डाईऑप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखो इसमें याद रखना पहले वाले क्वेश्चन में 1D था, इसमें 4D कर दिया ठीक है। तो अपन इसको ही सेम करते देखते क्या करा। इसको ऑप्शन में पहला लिखा 20 सेंटीमीटर आएगा कि 25 सेंटीमीटर आएगा, 30 आएगा कि 40 आएगा ठीक है। तो आपको याद रखना करना कैसा है, इसको सॉल्यूशन में बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले याद रखना अब इसमें क्षमता दी है, याद रखना अगले वाले में फोकस दूरी दी थी। तो आपको इसमें लिखा हुआ है कि जो P मतलब क्या होता है क्षमता, पावर कितनी दी है 4D, ये लिख दिया। पहले गिवन में कर दो। उसके बाद F मतलब फोकस दूरी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
उसके बाद ये आ रहा सभी को समझ में कि नहीं आ रहा। अब अपन को पता फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, ठीक है। क्या होता है, P बराबर 1/f। लेकिन आपको याद रखना जो आंसर में इसमें कितने दिए सेंटीमीटर में, तो याद रखना मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक 100 से इंटू करेंगे, तो याद रखना पड़ा यहाँ इंटू कर देंगे कितना 100, तो आपको P बराबर कितना हो जाएगा आपका 100/f। तो ये बनेगा आपका एक नया फॉर्मूला जो सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करने को आपसे बोले तो, ठीक है। तो लेकिन अपने को P दिया तो लेकिन इसमें F निकाला तो इसको और करके और फॉर्मूला क्या बनेगा आपका F बराबर 100/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F बराबर 100/P। अब आपको क्या करना है बेटा, P की वैल्यू कितनी रखना है 4, तो F बराबर 100 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आपका 25, तो मतलब F का मान कितना आएगा 25। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन में है क्या 25, हाँ 25 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इंग्लिश में भी पढ़ के कर सकते हो आप, इसका आंसर कितना 25 है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 6 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन के अग्र मतलब होता है आगे, जो आगे वाले कांच जो लगे रहते हैं उनमें किस प्रकार दर्पण मतलब कांच ही होता है, किस प्रकार यूज करते हैं, या मिरर याद रखना। तो इसमें आता है उत्तल दर्पण। क्या आएगा इसका आंसर उत्तल दर्पण, ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना इसका आंसर क्या आएगा आपका उत्तल दर्पण आएगा। क्या आएगा उत्तल दर्पण, ये अवतल वाला नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्या बोल रहा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो मानव नेत्र होता है उसके जिस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आपको प्रतिबिंब मतलब परछाई किस पर बनता है, तो इसका आंसर आएगा दृष्टि पटल याद रखना, दृष्टि पटल याद रखना, ठीक है। इसका ये आंसर ये लिखा है इंग्लिश में, आप पढ़ लेना आराम से समझ में जाएगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ रहा है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। जो सामान्य नेत्र अगर समान दूरी से अपन देखना चाहें अपने को, ठीक है, आंख से, तो उसका बिंदु क्या होता है अनंत याद रखना। क्या होता है अनंत, यानी कि इंग्लिश में क्या होगा इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट होगा इसका आंसर। इसके बाद याद रखना आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। पहला इसमें ऑप्शन दिया है दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितालिका, पुतली। तो इसका आंसर क्या आएगा पुतली आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा आपको याद रखना ये इंग्लिश में लिखा हुआ पूरा क्वेश्चन ये, तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है पुतली, ठीक है। उसके बाद आपको आता है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 क्या है इसमें, क्वेश्चन 10 आ रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। पहला ऑप्शन है सीधा आभासी, दूसरा है उल्टा आभासी, तीसरा सीधा वास्तविक, अगला है उल्टा वास्तविक। तो आंसर क्या आएगा उल्टा और वास्तविक, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा उल्टा और वास्तविक, ये आपका पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 1 किलोवाट आवर्स, ठीक है, निम्न में से किसकी इकाई है। तो ये आएगी ऊर्जा की, याद रखना किलोवाट आवर्स ही किसकी आएगी ऊर्जा की, मतलब एनर्जी की। आया सभी को समझ में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ आपको क्या लिखा है, कूलाम किसका एसआई मात्रक होता है। कूलाम किसका होता है विद्युत आवेश का, किसका होता है विद्युत आवेश का। क्या आएगा इलेक्ट्रिकल चार्ज का, किसका होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का। इसके बाद यार ना क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 क्या है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर एक युक्ति होती है जो क्या कर किसको किस में बदलती है, परिवर्तित मतलब बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है कन्वर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो जल का विद्युत अपघटन होगा तो किसका होगा वियोजन अभिक्रिया की, किसकी होगी वियोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है CuO + H2, इसको जब रिएक्शन करेगा CuH2 तो इसमें ये पूछा गया है, ये एक रिएक्शन है, इसमें ये पूछा है कि उपचयन हो रहा है कि नहीं, मतलब इस रिएक्शन में किसका उपचयन हो रहा है। तो इसमें किसका हो रहा है H2 का, याद रखना किसका हो रहा है हाइड्रोजन का।
देखो यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका H2, इसमें क्या हो रहा है, H2 का अपचयन हो रहा है। तो ये आपका इंग्लिश में आंसर H2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या लिखा है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। आपको एक ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम है। तो ये डायग्राम बना है, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही थी। इसका आंसर आएगा बेटा विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक। कौन सी हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। कौन सी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक, सूचक का काम कौन करता है, तो लिटमस पत्र करता है, ठीक है। कौन सा आएगा, लिटमस पत्र। ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है लिटमस, लेटर्स, ठीक है। पत्र मतलब लेटर्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या हुआ आपका, किसी बिलियन, ठीक है, क्या है, किसी बिलियन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। अगर याद रखना बिलियन का मान अगर 10 है तो क्षार होगा, और 10 से कम होगा तो मतलब अम्ल होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बेस आएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि दिए गए चित्र क्या सूचित करता है। एक चित्र आपको बता, इसमें क्या है, ये डायग्राम बना है, ठीक है। ये आपकी कुछ प्लेटें हैं, याद रखना। जब प्लेट नहीं, और ये आपका हाथ है, ठीक है। जब प्लेट के हाथ पे गिरती है तो यह इसके नोक बनी हुई, इसके अंदर डायग्राम में क्या है, नोक है, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि क्या कहता है, पहला ऑप्शन है, हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल के साथ धोना चाहिए, सांद्र अम्ल व क्षार वाले बर्तन को चेतावनी चिन्ह। मतलब जैसे मान लो कोई बर्तन है जिसमें मान लो कि अपने हाथ कटने का डर होता है, ठीक है, तो उस पे क्या होता है, ये वाला चिन्ह लगा होना चाहिए, जिससे कि हम उसको, उस बीकर को या उस बर्तन को सावधानी पूर्वक उसको अपन काम कर सकते हैं, जिससे हमारा हाथ कटे बिटे ना। इसमें आपका आंसर क्या आएगा, सांद्र अम्ल व क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। इसका आंसर आएगा वार्निंग साइन ऑफ, ठीक है, कंसेंट्रेटेड एसिड एंड स्ट्रीम बिहेवियर्स, ठीक है। आया सभी को समझ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में आपको याद रखना कौन सा होता है, टार्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, टार्टिक अम्ल होता है। ये इसका आंसर लिखा है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 21 क्या है आपका, याद रखना, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए। अधातु का याद रखना, अधातु का मतलब होता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में क्या आएगा आपका, ब्रोमीन, याद रखना क्या आएगा, ब्रोमीन। ये लिखा है ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22 बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक, मतलब अग्निशामक, ठीक है, बनाने, मतलब जो अग्निशामक यंत्र बनाने में किसका यूज किया जाता है। तो किसका करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसका करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अपन इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्या लिखा, आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार पर बना। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर बना हुआ है, तो यह आएगा परमाणुओं की संख्या पर बना है। किस पर बना, परमाणुओं की संख्या, यानी कि एटॉमिक नंबर पर, याद रखना किस पे बनता है, एटॉमिक नंबर पर बना हुआ है। ये इसका आंसर है 23 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 वाला बता रहा हूँ आपको। 24 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सी धातु, क्या बोल रहा है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो क्या आएगा इसका, पोटेशियम, याद रखना क्या आएगा, पोटेशियम। तो इसका आंसर आएगा पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है कि पृथ्वी की भ्रू प्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी होता है, अर्थ जो होता है, अर्थ के अंदर जो प्राकृतिक नेचर के रूप में अपन को मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, खनिज। खनिज मतलब होता है मिनरल, याद रखना क्या आएगा इसका आंसर, मिनरल आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। प्रोपेनॉल में क्या पूछ रहा है, अभिक्रियाशील समूह पूछ रहा है। तो प्रोपेनॉल, नॉल आ रहा है देखो, ऑल, तो ऑल में क्या आता है, एल्कोहल। तो इसका आंसर क्या आएगा, एल्कोहल। आंसर में क्या आएगा इसका, एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद आ रहा अगला 27 वाला कि 27 नंबर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता, तो आपको याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना।
तो इसका आंसर आया कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, तो क्या आएगा रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आएगा इसका आंसर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, तो इसमें 28 वाला बता दे रहा हूँ। 28 में क्या लिखा है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है, याद रखना। फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है, तो इसका आंसर आएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है, याद रखना। फ्लोएम में पदार्थ कैसा होता है, याद रखना, ऊपर से नीचे दोनों की ओर। जो बायो का क्वेश्चन है आपका, याद रखना, ठीक है, ऊपर से नीचे दोनों की ओर आएगा आपका, याद रखना है इसमें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि वक्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वक्र की आएगी तो वक्रक क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा वक्रक, ये बी नंबर का इसका ऑप्शन हो जाएगा, वक्रक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 30 आएगा आपका, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो फल को पकाने के लिए, याद रखना, ठीक है, तो कौन सा आएगा, एथिलीन, याद रखना, कौन सा आएगा, एथिलीन, ये इसका आंसर लिखा है एथिलीन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा 31 में आपको बता रहा हूँ 31 क्या लिखा है, एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, किसमें होता है, अंडाशय द्वारा, ठीक है, किसमें होता है, अंडाशय द्वारा, ये इसका ए नंबर का इसका आंसर है। इसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन है, नर युग्मन और मादा युग्मन के संलयन को क्या कहते हैं, नर और मादा जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निषेचन, याद रखना, क्या कहते हैं, निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर का है, ये आपको डायग्राम बना हुआ है, आपको याद रखना ये डायग्राम बना है, तो इसमें सिंपल आपको बताते हैं ये डायग्राम बना है, तो डायग्राम का मतलब ये हो रहा है कि जैसे जड़ की तरह, जैसे यहाँ से ये बना हुआ है, यहाँ से अभी टूट जा रहा है, ये टूट गया, टूटने के बाद एक और बन गया, तो जब टूटने के बाद वृक्ष एक और कुछ बनता है, नया बनता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मुकुलन, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ले लीजिए इसका आंसर। आया सभी को समझ में। इसके बाद 34 क्या, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, पक्षी और चमगादड़ के पंख कौन सा आएगा, असंजात अंग हो जाएगा, ठीक है, इसका डी नंबर का आंसर हो जाएगा ये, ठीक, कौन से नंबर का आएगा, डी नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, मेंटल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो मेंटल ने किस पौधे को चुना, मटर, याद रखना, किस पौधे को चुना है, मटर, याद रखना, ठीक है, मटर, ये इसका आंसर है। इसके बाद 36 में क्या लिखा, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो उत्पादक कौन सा है, घास, क्या आएगा, उत्पादक कौन सा है, घास, तो ये सी नंबर का इसका आंसर है। उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, शाकाहारी का निर्माण कैसा होता है, याद रखना, शाकाहारी का निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर पर, याद रखना, शाकाहारी का कौन सा होता है, प्रथम पोषी स्तर पर होता है, ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 38 नंबर का बता रहा हूँ, 38 में बता रहा हूँ आपको, क्या लिखा, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, ओजोन परत के लिए अपक्षय, ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है, CFC, याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो CFC जो होती है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, जैव मात्रा, ठीक है, तो क्या आएगा इसका, नाभिकीय ऊर्जा, क्या आएगा इसका आंसर, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, क्या आएगा इसका आंसर, न्यूक्लियर एनर्जी। इसके बाद याद रखना साइंस का ये लास्ट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है, पूरे मैंने 40 क्वेश्चन बता दिए हैं जो कि आपके रुक जाना नहीं पार्ट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये रूल आप पढ़ लेना, इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना और एक बार एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के चले जाना आप, ठीक है। जो इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो आएगा 15 किलोमीटर पर आवर, याद रखना, कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है।